हेलो बेटा, वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी बाय अनुज बंसल। देखिए बेटा, अब तक हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड कर रहे थे और आज सेकंड चैप्टर की हमारी लास्ट क्लास है। और आज हम इस क्लास में कुछ छोटी छोटी बातें और सीखेंगे, कुछ छोटी छोटी टर्म्स जो हमारे पास लगातार आती रहेंगी। चलिए, जैसे कि आप पहली टर्म देख पा रहे हैं, टर्म नंबर 24 विच इज डेबिट। देखिए बेटा, 24 और 25 एक साथ समझेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, हमने पढ़ा अकाउंट। अकाउंट हमने पहले देखा था। देखिए ऊपर हमारे पास अकाउंट वर्ड भी हैगा। अकाउंट क्या है? देखिए, अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। देखिए, अकाउंट में हमने क्या सीखा था? अकाउंट में अपने ने सीखा था कि अकाउंट एक वो जगह होती है जहां पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति की एक पर्टिकुलर तरीके की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, समराइज किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट को समझेंगे। देखिए, जो हम अकाउंट बनाते हैं बेटा, उसकी दो साइड्स होती हैं। एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। ठीक है, अब जो लेफ्ट साइड होती है अकाउंट की, उसे डेबिट साइड कहते हैं, और जो राइट साइड होती है उसे क्रेडिट साइड कहा जाता है। तो बेटा, डेबिट और क्रेडिट में क्या होता है कि अगर अकाउंट को आपको डेबिट करना है, अगर आपको अकाउंट को डेबिट करना है तो आप उसमें एंट्री नोट करेंगे लेफ्ट साइड पे, और अगर आपको उसे क्रेडिट करना है तो आप उसमें एंट्री नोट करेंगे राइट साइड पे। जब आप लेफ्ट साइड पे एंट्री नोट करेंगे बेटा अकाउंट में, तो उसको लिखेंगे आप, स्टार्टिंग करेंगे उसकी टू से। मान लीजिए आपको लिखना है टू कैश, मतलब कैश की कोई एंट्री नोट करनी है तो आप लिखेंगे लेफ्ट साइड पे टू कैश। और अगर राइट साइड पे नोट करनी है उसे, तो यानी कि आपको अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो आप उसको स्टार्ट करेंगे बाय वर्ड से। राइट साइड पे टू वर्ड से अगर डेबिट करना है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे अगर क्रेडिट करना है तो बाय वर्ड से आप एंट्री को नोट करेंगे। उसके बाद अगली टर्म आती है हमारी प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है बेटा? द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज प्रोप्राइटर। ठीक है, जो सारा रिस्क ले रहा है बिजनेस करने का, उसे प्रोप्राइटर कहा जाता है। ठीक, अब आता है वर्ड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है बेटा? रिसीवेबल्स का मतलब होता है वो चीजें जो भी आपको नियर फ्यूचर में रिसीव होंगी। देखिए, यानी कि जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलना है, जिनके बिहाफ पर आपको पैसा मिलना है, दैट इज नोन एज रिसीवेबल्स। जैसे कि बिल रिसीवेबल, प्रोमिसरी नोट, ये दो एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए बेटा, क्या था, आपने राम को गुड्स बेच दिए लेकिन आपको उस पर भरोसा नहीं था, तो आपने उससे कहा लिख कर दो कि आप तय तारीख पर मेरा पैसा मुझे दे दोगे। दैट इज अ बिल रिसीवेबल। ठीक है, ऐसे ही बेटा प्रोमिसरी नोट होता है। प्रोमिसरी नोट भी एक तरीके का रिसीवेबल ही होता है, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा पे करने का प्रॉमिस करती है कि आई प्रॉमिस टू पे द सर्टेन अमाउंट, जो भी उस पर लिखी है, टू द होल्डर ऑफ द बिल, कि जिसके पास भी ये होगा हम उसे पैसा देने का वचन देते हैं। जैसे कि हमारे करेंसी नोट पे लिखा होता है बेटा, अगर आप करेंसी नोट देखेंगे तो उस पे लिखा होता है, मैं इस नोट के धारक को, जितने रुपए का भी नोट होता है, फॉर एग्जांपल 2000 रुपए का नोट है, कि मैं इस नोट के धारक को 2000 रुपए देने का वचन करता हूँ, अदा करने का वचन देता हूँ। या फिर I promise to pay the bearer of this note the sum of rupees 2000। bearer मतलब कि जिसके भी हाथ में होगा उसी को हम पैसा दे दें। तो ये क्या है? रिसीवेबल है। ठीक, अब आती है नेक्स्ट टर्म रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? अगेन रिसीवेबल की तरह ही होता है, जो पैसा मिल गया या जो पैसा मिलेगा वो रिसिप्ट है हमारे। ठीक, रिसिप्ट दो तरीके की होती है बेटा, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे हमने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेम उसी तरीके से होता है बेटा। हमने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फिक्स एसेट्स पर करा जाता है, ऐसे कैपिटल रिसिप्ट वो पैसा जो फिक्स एसेट को बेचने के बाद आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे बेटा रोजमर्रा के खर्चे, ऐसे ही जो आम तौर से पैसा रिसीव होता है उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। बिजनेस करते हैं, गुड्स बेचेंगे, गुड्स बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो कौन सी रिसिप्ट है?
वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। नेक्स्ट इज पेबल्स। जैसे रिसीवेबल से पैसा मुझे मिलना था, ऐसे ही पेबल से पैसा मुझे देना होता है। जो चीजें, जो अमाउंट मुझे अभी पे करना है किसी थर्ड पर्सन को, डेट इज नोन एज पेबल्स। आफ्टर पेबल्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पे बेटा हम पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, डेप्रिसिएशन के ही नाम से, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। यहां पर फिलहाल डेप्रिसिएशन का मतलब है बेटा कि द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब आपका फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है बेटा किसी भी कारण की वजह से, देखिए आप अपनी मशीन को रोज यूज करते हैं, तो जब आप मशीन को रोजाना यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम होगी बेटा। या फिर आपकी मशीन का कोई एक्सीडेंट हो गया, या वो आउटडेटेड हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत कॉमन सी चीज जो आप सभी लोगों के पास है, मोबाइल फोन्स। देखिए बेटा मोबाइल फोन्स के साथ क्या होता है, आपने खरीदा, उसको 6 महीने इस्तेमाल किया, पुराना हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया वर्जन लॉन्च हो गया, तो पुराने वर्जन की वैल्यू कम हो गई। गिरकर टूट गया था, स्क्रीन डलवाई थी सर, अगेन उसकी वैल्यू कम हो गई। ये सब क्या है, ये सब डेप्रिसिएशन के एग्जाम्पल हुए। ठीक। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए जो आपने गुड्स बेचे हैं उनकी कीमत क्या थी आपके लिए, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। डायरेक्ट कॉस्ट आती है बेटा, आपको पढ़ाया था ना, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो खर्चे ट्रेडिंग में जाते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, और जो खर्चे आपके पीएनएल में आते हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। तो बेटा जितने भी ट्रेडिंग के खर्चे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी खर्चे जा रहे हैं, वो सब मिलकर बनते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। आई बात समझ में? जैसे कि परचेज करके लाए तो परचेज की कीमत, उसके बाद आपने परचेज करने के बाद उसमें फ्रेट पे किया था अपनी दुकान तक लाने का, फैक्ट्री तक लाने का, तो वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा। आपने कुछ वेजेस पे करी उसके लिए, तो वो आपके लिए डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इन सबको जोड़ेंगे तो बनेगा आपका डायरेक्ट कॉस्ट। चलिए आगे चलते हैं। टर्म एक्सपेंसेस हम पहले ही पढ़ चुके थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हो तो गए लेकिन अभी आपने पे नहीं किए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हो तो गए बट अभी आपने पे नहीं किए। जैसे कि बेटा आपकी होती थी अक्रूड इनकम, सर कमा तो ली बट अभी मिली नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने एडवांस में ही पैसा पे कर दिया, अभी उसके बिहाफ पर आपको कुछ रिसीव नहीं हुआ। सर जैसे कि हमारी होती थी ये एडवांस इनकम कि एडवांस में मिल गई, अभी हमने उसके बिहाफ पर ना तो गुड्स दिए ना ही सर्विसेज प्रोवाइड की। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। बेड डेट्स। बेड डेट्स क्या होते हैं बेटा, मैंने किसी को पैसे उधार दिए थे और अब वो पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, उसने मना कर दिया, साहब नहीं दूंगा, जो करते हो वो कर लो, तो ये है मेरे लिए बेड डेट। ठीक, पैसा उधार दिया था, गुड्स उधार में बेच दिए थे, और लेकिन अब वो पैसा नहीं आए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है बेटा, मैंने किसी को उधार दिया था, वो दे नहीं पाया, मुझ जैसे लोगों ने औरों ने भी उसे उधार दिया था, वो किसी का भी नहीं दे पा रहा, और अब वो किसी का देगा भी नहीं क्योंकि उसके पास पैसा नहीं बचा। दैट इज नोन एज इंसॉल्वेंट, जिसकी पोजीशन नहीं रही पे करने की। एक तो वो जिसने पैसे होते हुए भी नहीं दिया, एक जिसने पैसा नहीं दिया क्योंकि उसके पास पैसा था ही नहीं। तो जिसके पास पैसा नहीं था और वो सरकार से, कोर्ट से जाकर आदेश ले आया, अपने माथे पे लिखवाया आया कि मैं पैसा देने के लायक नहीं बचा, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट, जो पैसा दे सकता है वो सॉल्वेंट होता है। बुक वैल्यू, बेटा जो किसी एसेट की या किसी भी चीज की जो आपकी किताबों में वैल्यू बची है, जो वैल्यू आपकी किताबों में आ रही है, दैट इज नोन एज बुक वैल्यू। देखिए सर हुआ क्या था, हम एक मशीन खरीद के लाए थे और उसकी वैल्यू हर साल घट रही थी, हम घटा भी रहे थे। ठीक है, 1 लाख की खरीद के लाए थे, आज 50,000 की बुक वैल्यू बची है, तो उसकी बुक वैल्यू है 50,000 रुपए। ठीक है, बैलेंस शीट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं,
एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, जिसमें आप अपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हो। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के अलावा बेटा इसमें कैपिटल, रिजर्व्स, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, अक्रूड इनकम, ऐसी सभी चीजें रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट आइटम इज एंटिटी। एंटिटी क्या होती है बेटा? कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अपनी खुद की पहचान है, दैट इज नोन एज एंटिटी। देखिए बेटे, यहाँ पर एंटिटी टर्म के साथ हमारी सारी टर्म्स, बेसिक टर्म्स खत्म हो जाती हैं। अभी तक आपने जो भी ये टर्म्स देखी आज की क्लास में, जो भी ये टर्म्स थी, बहुत ही इजी टर्म्स थी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमारे सामने लिखी हुई भी हैं। तो बेटे इसी के साथ आज हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है, और अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए चैप्टर के साथ, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।